हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सी-टेट के ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 7 लेक्चर को चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन नोट्स बनाया गया है। और अगर आप ये सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपका कम टाइम में बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जितना हो सकता है हमने पूरा कम समय में एकदम अधिक से अधिक कंटेंट देने का आपको पूरा प्रयास किया है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट इसमें आरटीई के बारे में दिया गया है, जो राइट टू एजुकेशन है उसके बारे में दिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन जो है, ये 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन 2009 का, तो इसके अनुसार जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त में तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा। यही आरटीई में दिया गया है। अगला पॉइंट है कि बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यहाँ पे बोचाहा रहेगा, इसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो बोचाहा गांव कहाँ है? बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। और जो बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला है, ये लीची के लिए फेमस है। तो अगला पॉइंट है कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में लीची पैदा किए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला है, ये किस लिए फेमस है? तो ये लीची के लिए फेमस है। अगला पॉइंट फिर मधुमक्खी पालन के बारे में दिया है कि मधुमक्खी पालन का समय क्या होता है, सबसे अच्छा समय क्या होता है, और मधुमक्खी पालन करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इनके बारे में इसमें दिया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें कि मधुमक्खी पालन करने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक का यहाँ पे रहेगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि मधुमक्खी पालन करने का समय जो होता है, ये अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। और फिर अगला पॉइंट है कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मतलब कि मधुमक्खी पालन करने का जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है, ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसको अक्टूबर से दिसंबर तक में ही शुरू करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मधुमक्खी पालन के लिए बक्से तथा चीनी के घोल की ज़रूरत पड़ती है। तो मधुमक्खी पालन के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? तो चीनी के घोल और बक्से की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि मधुमक्खियों को पाला जा सके। अगला पॉइंट है कि मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है। जो मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, तो इससे लगभग कितने किलो शहद प्राप्त होता है? तो इससे लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि लीची का फूल जो है वो फरवरी माह में खिलता है। लीची का फूल जो है वो किस माह में खिलता है? तो यह फरवरी माह में खिलता है। आगे फिर मधुमक्खी पालन के बारे में दिया है। तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते के बारे में दिया है कि मधुमक्खी के छत्ते की क्या क्या खासियत होती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो उनके हर जो छत्ता होता है, उनके हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जो कि अंडे देने का काम करती है। तो अंडे देने का काम किसका होता है? तो अंडे देने का काम रानी मक्खी का होता है। और फिर छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, और ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब कभी किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वे एक तरह का नाच करती हैं। मतलब कि जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, तो उसमें रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है, और छत में कुछ नर मक्खी होते हैं। जो छत्ता होता है तो उसमें नर मक्खियों की संख्या कम ही होती है और उसमें एक ही रानी मक्खी होती है। और उसके बाद छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, वो होती हैं। तो उनका काम क्या क्या होता है? तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका काम होता है कि वो शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, और उसके बाद फिर जब किसी मक्खी को रस का पता चल जाता है, तो वह एक ख़ास तरह का नाच करती हैं, जिससे कि अन्य जो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं उनको भी पता चल जाए कि जो शहद है वो कहाँ है। तो इस तरह से वे मधुमक्खियाँ भी वहाँ जाती हैं, जिससे कि वो वहाँ से रस ला कर के इकट्ठा कर सकें और अपने छत्ते में भर सकें। तो इस तरह से जो कोई भी एक मधुमक्खी होती है, अगर उसको रस का पता चलता है तो वह एक ख़ास तरह का नाच करने लगती है, जिससे कि अन्य मक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ रखा है। फिर आगे दिया है कि वे रस से शहद बनाती हैं। वो जो रस इकट्ठा करती हैं उससे शहद बनाती हैं,
और फिर छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ, इनका काम ही छत्ता बनाने का होता है और बच्चों को पालन करने का काम भी श्रमिक मधुमक्खियों का ही होता है। मतलब कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसका काम केवल अंडे देने का होता है और जो नर मक्खी होते हैं उनकी संख्या भी कम ही होती है और वे भी छत्ते के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो भी काम होता है ये श्रमिक मक्खियों का ही होता है। श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, वे छत्ता भी बनाती हैं और इनका काम बच्चों को पालन करने का भी इन्हीं का होता है। तो जितना भी ये इनके शहद बनाने से लेकर के बच्चों को पालन करने तक जितना भी काम होता है छत्ते के अंतर्गत, तो वो सब श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं। अगर ये श्रमिक मधुमक्खियाँ ना हो तो छत्ता न बने। मतलब कि श्रमिक मधुमक्खियाँ ना हो तो न ही शहद बने और न ही शहद इकट्ठा हो और न ही छत्ता बने। तो सारा काम श्रमिक मधुमक्खियों का ही होता है। आगे दिया है कि शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। अगर शहद न रहे तो छत्ते में जितने भी मधुमक्खियाँ हैं ये भूखी ही रह जाती हैं। जो नर मधुमक्खी होते हैं ये छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जो नर मक्खी होते हैं ये छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करते। जितना भी काम होता है ये सब श्रमिक मधुमक्खियों का ही होता है। ये पूरा एनसीईआरटी का यहाँ पे लगाया गया है, तो आप लोग इसको यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं और ये जितना भी पॉइंट है ये पूरा एनसीईआरटी के बुक का ही स्क्रीनशॉट लगाया गया है। अगला पॉइंट कुछ खाने की चीज़ों के बारे में दिया है। जैसे यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है कि ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल कहाँ खाए जाते हैं, तो यह गुजरात में खाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। तो आप तो इसको याद रखिएगा कि जो ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल होते हैं ये कहाँ पे खाए जाते हैं, तो यह गुजरात में खाए जाते हैं। और फिर अगला पॉइंट है कि गांधी धाम अहमदाबाद में है। जैसे कि आप लोगों के सिलेबस में यात्रा के बारे में दिया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गांधी धाम है ये कहाँ पे है, तो गांधी धाम अहमदाबाद में है। और उसके बाद फिर वलसाड़ और कोझिकोड कहाँ है, तो ये केरल में है। और फिर मड़गांव जो है, यहाँ मड़गांव है। मड़गांव कहाँ पे है, तो मड़गांव गोवा में है। इन जगह के नामों को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर कुछ भाषाओं के बारे में दिया है कि जो ये भाषाएं हैं ये एनसीईआरटी में दिया गया था, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ये जितनी भाषाएं यहाँ पे हैं तो ये कहाँ पे बोली जाती हैं। जैसे पहला मलयालम भाषा है, तो मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो ये केरल में बोली जाती है। अगला है कि कोंकणी भाषा, तो कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। उसके बाद मराठी भाषा, तो मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती भाषा जो है ये गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। तो इन भाषाओं को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये जितनी भी भाषाएं हैं ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। अगला पॉइंट है कि केरल में नाव को फेरी कहा जाता है। केरल में जो नाव चलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो केरल में जो नाव चलते हैं उनको फेरी कहा जाता है। और फिर अगला पॉइंट है कि केरल में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह के नावों का प्रयोग किया जाता है। जो केरल राज्य है तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे जो नाव होते हैं उनको फेरी कहा जाता है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट फिर रेल टिकट के बारे में दिया है कि रेल टिकट के अंतर्गत जो रेल टिकट होता है उसमें क्या क्या जानकारियाँ दी गई होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये रेल टिकट का एक चित्र लगाया गया है। ये एनसीईआरटी के बुक से ही लगाया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसमें क्या क्या जानकारियाँ दी हुई होती हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि एक रेल टिकट में कौन कौन सी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। जैसे कि पहला है कि ट्रेन का नंबर। जो रेल टिकट होता है तो उसमें ट्रेन का नंबर होता है और सफ़र शुरू करने की तारीख होती है कि किस दिन से आपका जो यात्रा है वो शुरू हो रहा है। तो जो रेल टिकट होता है उसमें ट्रेन का नंबर होता है और सफ़र शुरू होने की तारीख होता है। बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है कि आप किस डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद फिर किराया दिया होता है कि आपका किराया कितना है। और फिर दूरी होती है, दूरी किलोमीटर में दी गई होती है कि आपका जो यात्रा है वो कितने किलोमीटर की दूरी में आप यात्रा कर रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो रेल टिकट होता है तो इनमें कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं, तो इनमें यही सारी जानकारियाँ होती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चित्र है ये रेल टिकट का लगाया गया है।
अगला पॉइंट है कि गांधीधाम से नागरकोइल की दूरी कितनी है। तो गांधीधाम से नागरकोइल की दूरी 2649 किलोमीटर है। जो गांधीधाम से नागरकोइल की दूरी है तो ये कितने किलोमीटर है, तो ये 2649 किलोमीटर है। अगला पॉइंट फिर कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में दिया गया है। कर्दम मल्लेश्वरी कौन है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। कर्दम मल्लेश्वरी जो है ये एक वेट लिफ्टर है। देखिए यहाँ पे फोटो लगा है, ये कर्दम मल्लेश्वरी है। ये भी बुक सही लगाया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कर्दम मल्लेश्वरी कौन है। तो ये एक वेट लिफ्टर है। कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जो कर्दम मल्लेश्वरी है ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्दम ने भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ पे कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में दिया है कि कर्दम मल्लेश्वरी कौन है, तो ये एक वेट लिफ्टर है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और उसके बाद फिर जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। और अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। जो कर्दम मल्लेश्वरी है ये एक बार में 130 किलो तक वज़न उठा लेती हैं। और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं तो उनमें भारत के बाहर कर्दम मल्लेश्वरी ने कुल 29 मेडल अभी तक जीते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कर्दम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। एक बार में 130 किलो वज़न उठा लेती हैं और उसके बाद फिर इन्होंने भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही था फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।